हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो यूनिट है उसके हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे और इसकी 2 वीडियोस बना चुका हूं मैं। तो ये इस जो यूनिट है इसका 3rd लेक्चर है। ठीक है, 3rd वीडियो है इसकी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे। असल में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम वैसे 3 ही चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, पहली बात तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक एटम है। ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल की बात रह गई आयनाइजेशन एंथैल्पी में। वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बिल्कुल दूर करने के लिए हमें कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एनर्जी इसको हमें देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा। ठीक है, शेल से बाहर निकल जाएगा, फिर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर चला जाएगा। तो वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence shell electron, valence shell electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, गैसियस एटम मतलब हमें एक सिंगल गैसियस एटम लेना है। मॉलिक्यूल में से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें उसके मॉलिक्यूल के तो इलेक्ट्रॉन पहले ही शेयर्ड फॉर्म में होंगे, लेकिन हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना है। आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड इसी लेना है क्योंकि वो अकेला होगा तभी तो गैसियस एटम होगा, दूर दूर होंगे तभी वो गैसियस एटम होगा। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस कैटायन। आइसोलेटेड गैसियस कैटायन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कैटायन बोलेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसेस कैटायन बन जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि सोडियम के को हमने एनर्जी दी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो क्या हो गया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये गैसियस एटम है। ठीक है, तो ये जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब इसके फैक्टर्स हैं कुछ 4-5 फैक्टर जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमें वो फैक्टर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा IH। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहला फैक्टर होता है साइज का, साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम का साइज क्या है। अब आप खुद सोचिए कि एक एटम है मेरे पास ये वाला और एक एटम है ये वाला। ठीक है, मतलब इसका साइज है छोटा, इसका साइज है बड़ा। अब छोटा साइज है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा और इसके केस में इसको कम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा साइज बढ़ता है उतनी अट्रैक्शन घट जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की। अब अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ईजिली हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे कम ईजी है। ठीक है, तो इसलिए साइज पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली, जितना कम साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है,
तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है साइज पर इन्वर्सली, साइज ऑफ एटम पे, ठीक है। जितना ज़्यादा साइज, जितना बड़ा साइज, उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है साइज ऑफ एटम के बारे में। सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है इसका, चार्ज ऑफ ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगी, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चार्ज पे कुछ इस तरह से डिपेंड करेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे +11 चार्ज है किसी न्यूक्लियस पर, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है। और यहाँ पर +23 चार्ज है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस पर, या जितना हम कहें न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, उतनी ही स्ट्रोंगली ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज, उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें उसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल से 2 फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा, थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग या फिर इसको शील्डिंग भी कह सकते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको मैं याद दिला देता हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन बीच में जो इंटरवीनिंग शेल्स होती है हमारी, ये मैं बता भी चुका हूँ, जो इंटरवीनिंग शेल्स होते हैं, ये बीच वाली शेल होती है, वैलेंस शेल के से पहले वाली जितनी भी शेल है उनको क्या कहते हैं, इंटरवीनिंग शेल्स, इंटरवीनिंग शेल्स, ठीक है। जो ये इंटरवीनिंग शेल्स होते हैं, ये क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन क्रिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। तो इस न्यूक्लियस के चार्ज को ये कम कर देती हैं, ठीक है, जो कि हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो कि कितना होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये कहाँ से आती है, यहाँ से आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम, समझ रहे हो। मतलब जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी स्क्रीनिंग इफेक्ट के कैसे होगी, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि हमें यह पता है कि जो रेडियस होती है ना, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के, स्क्रीनिंग इफेक्ट के जो रेडियस होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा रेडियस, ठीक है। तो रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, अब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ईजी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था स्क्रीनिंग इफेक्ट का। फोर्थ वन आता है हमारा, फोर्थ वन है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सब शेल के बारे में कुछ बता देता हूँ दोबारा से। हमारे पास 4 सब शेल होती है मेनली, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। ये भी मैं आपको सारा इसके बारे में बता चुका हूँ। जो एस सब शेल होती है ना, उसका साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद पी सब शेल का साइज आता है, उसके बाद डी सब शेल का, उसके बाद एफ सब शेल का, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है मेरे पास और ये शेल्स हैं। अब यहाँ पर एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल, एक डी सब शेल और एक एफ सब शेल है। इस शेल में 4 सब शेल है मान लीजिए। अब न्यूक्लियस चारों को सेम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सेम फोर्स के साथ। लेकिन एस सब शेल का साइज छोटा होने की वजह से एस सब शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास चली जाती है, लेकिन पी सब शेल कम आती है, डी उससे भी कम और एफ सबसे कम आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे तो एस सब शेल आ जाती है, यहाँ पे पी आ जाती है, यहाँ पे डी रहती है और एफ जो है बहुत पीछे रहती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। तो मतलब
थोड़ा क्लोज आ जाती है न्यूक्लियस के, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब सेल्स। ठीक है, मतलब जितना छोटा साइज होता है उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने के कारण इस सब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पेनिट्रेशन पावर के। पेनिट्रेशन पावर, जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाती है सेल, और जितनी क्लोज आएगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो ये 4 फैक्टर हो गए। लास्ट फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 5th फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरा है जिसके पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फुल्ली हाफ फिल्ड है, ये भी फुल्ली हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके न्यूक्लियस पे मान लिया चार्ज है +8 है मान लीजिए, और इस पे है +9। ठीक है, मान लीजिए ऐसा, वैसे कह रहा हूँ मैं, इस पे है +8, इस पे है +9। अब +9 न्यूक्लियस पे चार्ज होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी थी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। लेकिन असल में होगा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इस वाले की कम होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी, और इस वाले में कम होगी। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो उसका रीज़न सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैं एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, तो जिस भी एलिमेंट में अगर कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड, ठीक है, फुल्ली हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, जो फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मोस्ट स्टेबल। अब जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन इसमें से आसान है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर थे जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है कि ये वेरी कैसे करेगी पीरियोडिक टेबल में, इसकी वेरिएशन कैसे होगी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हमने पिछले एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज कैसे वेरी करती है। ठीक है, पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज। तो वैसे ही हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी देखेंगे कि ये पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज किस तरह से वेरी करती है इन पीरियोडिक टेबल। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, साइज घटता है। तो साइज घटेगा तो सिंपल सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि जितना कम साइज उतना ही कठिन है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हमें चेक करने। जैसे कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 1s2, 2s1। ठीक है, तो 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी क्या होगी बेरिलियम की 1s2, 2s2। ठीक है, बोरोन की होगी 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, उसके बाद कार्बन में आ जाता है 2p2, नाइट्रोजन में आ जाता है 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियोन में 2p6। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें बताना है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगी। हम सिंपली साइज का फैक्टर लेके नहीं बता सकते, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम की अगर हम कंपैरिजन करें, एक में 2s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक में 2s2 में से निकालना है। तो सिंपल है कि बेरिलियम का साइज हो जाता है छोटा। ठीक है, तो लिथियम और बेरिलियम ये फुल्ली हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है।
तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, किसकी? बेरिलियम की। मतलब लिथियम से बेरिलियम में जाएंगे हम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो है लगभग सेम, क्योंकि एक ही सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज कम हो जाता है बेरिलियम का, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ जाती है। अब बेरिलियम से बोरोन की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे तो 2p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ पे 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर देखा जाए तो 2p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू 2s2। क्यों? क्योंकि एक तो शेल बढ़ गई, शेल नहीं बढ़ी सॉरी। देखो एस सब शेल मैंने बताया था न्यूक्लियस के क्लोज रहती है, लेकिन पी सब शेल थोड़ी सी दूर रहती है। तो पेनिट्रेशन पावर की वजह से पी सब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू डी सब शेल। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेरिलियम से घट जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको वेरिएशन देखने बता रहा हूँ। एग्जाम में ये पूछेगा कि बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज़्यादा है, क्यों नहीं होती? ठीक है, होनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन होती क्यों नहीं? तो उसका रीज़न बता रहा हूँ कैसे लिखना है हमें। क्योंकि पी सब शेल की पेनिट्रेशन पावर जो है वो एस सब शेल की बजाय काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर आता है बेरिलियम से बोरोन। बेरिलियम से बोरोन और बोरोन से नाइट्रोजन सिंपली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई फैक्टर हम लगा नहीं सकते क्योंकि सभी में पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बोरोन से कार्बन से नाइट्रोजन तक क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। ठीक है, अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, अगर हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बात करें तो ध्यान से देखना, हमें नाइट्रोजन में 2p3 है और ऑक्सीजन में 2p4 है। ठीक है, 2p3 का मतलब होता है फुल्ली हाफ फिल्ड और 2p4 का मतलब है फुल्ली हाफ फिल्ड प्लस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि ये फुल्ली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम हो जाती है एक्सेप्शनली। ठीक है, अब बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन की फिर ज़्यादा होगी। अब नियोन की तो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी तो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी वेरिएशन थी जो कि हमने ऑब्जर्व की है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है ये हमें पता होना चाहिए। बेरिलियम से बोरोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीज़न आता है पेनिट्रेशन पावर का, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे रीज़न आता है फुल्ली फील्ड और फुल्ली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। ये तो हमने पीरियड वाइज देख ली। ठीक है, पीरियड वाइज देख ली। अब हम देखेंगे कि ग्रुप वाइज कैसे वेरिएशन होगी। वेरिएशन इन अ ग्रुप, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। तो ग्रुप के अलोंग कोई भी वेरिएशन नहीं होती, सिंपल सा ट्रेंड है अलोंग अ ग्रुप। तो हमें पता है कि जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमें पता है कि साइज बढ़ता है रेगुलरली। साइज जो है रेगुलरली बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइज जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली बिना किसी एक्सेप्शन के जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये रीज़न था वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या आता है। हमने वेरिएशन अलोंग ए पीरियड पढ़ लिया। ठीक है, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक खत्म होता है, और इसमें से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि लास्ट बचती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। जैसे कि हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये गैस इसमें लेने हमने, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने जो एनर्जी देनी पड़ी है उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम में से नहीं जाएगा, वो सोडियम कैटायन में से जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव में से जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन,
जिसमें हम एनर्जी देंगे उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो इस यहाँ पर एनर्जी हम देने वाले हैं इसको सोडियम कैटायन को, उसको क्या कहेंगे हम, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैं समझा ली। nth आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सभी को हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी और उससे हमेशा थर्ड ज़्यादा होगी। इस तरह से बढ़ती रहती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद साइज छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न था कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती क्यों रहती है, और इनको हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और उसके बाद तीसरा, इनको इसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको हम कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा थर्ड का बी पार्ट। ठीक है, वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम वेयर एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसमें हमें सिंपल सा रीजन लिखना है, ये बताना है कि ऐसे होता है क्यों। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैग्नीशियम है और सोडियम है, अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें होते 11, तो इसमें होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। इसका रीज़न हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्या, जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता अपना, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, 3s2 में से, मैग्नीशियम के केस में से 3s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और सोडियम के केस में हमें 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये तो है फुल्ली फिल्ड, एक रीज़न तो होगा कि मैग्नीशियम जो है फुल्ली फिल्ड है और सोडियम फुल्ली हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ठीक है, जो कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अगर ये रिमूव हो जाता है तो क्या रीज़न हो गया कि आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, सोडियम अटेन्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो सोडियम है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है सोडियम से। लेकिन जैसे ही सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो सोडियम मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3s1 और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, क्योंकि 3s1 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से तो 3s1 में से निकालना है और इसमें से 2p6 में से निकालना है। अब 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये भी सोडियम की तरह नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तो फुल्ली फिल्ड पी सब शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, और वैसे भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज़्यादा हो जाती है और मैग्नीशियम की कम हो जाती है, क्योंकि अब मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाएगा लेकिन ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें रीज़न एक्सप्लेन करना है और इसी तरह से एग्जाम में मिलेंगे हमें क्वेश्चन। ठीक है, और इस यूनिट में से कोई मतलब ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। बिल्कुल कंप्लीट जो मैंने बताया 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो भी मैंने एग्जैक्ट बता दिया है और इसके फैक्टर पाँचों के पाँचों फैक्टर बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।